हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज का हिंदू द एनालिसिस 24 सितंबर 2025। पहला टॉपिक है आज कल आपका एक न्यूज़ था जिसमें H1B वीज़ा के लिए काफ़ी ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ था, जिसमें यूएस ने कहा था कि 1 बिलियन 1 लाख डॉलर्स देना पड़ेगा हर एक H1B होल्डर्स के लिए। और बाद में उन्होंने अपना इस स्टेटमेंट को रिन्यू किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हर एक न्यू के लिए होगा 1 लाख डॉलर्स। वन टाइम पेमेंट है और एवरी ईयर नहीं है ये। और एग्जिस्टिंग और रिन्यूएबल के लिए ये चीज लागू नहीं होता। पर इसके लिए जो यूएनजीए असेंबली का मीटिंग हो रहा है न्यूयॉर्क में, 18th यूएन जनरल असेंबली, उसके मीटिंग में जयशंकर जी और अमेरिका के रूबियो मिले। और साथ साथ पीयूष गोयल, उनके यूएस काउंटर पार्ट भी मिलने वाले हैं। तो मेनली उनका कंसर्न यही रहेगा कि दोनों के बीच में कंट्रीज में ट्रेड रिलेशन को कैसे सुधारा जाए। और जो एच 1 वीजा के लिए भी काफी डिस्कशन होगा, जिसमें कहते हैं कि कितने ये प्राइस जो इन्होंने जो फीस रखा है इसको कम किया जाए, क्योंकि पहले 2 to 3 thousand डॉलर था और अभी बढ़ा के 1 लाख डॉलर, जो काफी ज्यादा डिफरेंस है। और 60% जो इंडियंस है उनका वहाँ पे सैलरी 1 लाख डॉलर से कम है, ईयरली सैलरी, ईयरली एनुअल पेमेंट। और इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आप बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अभी जो एरियल बॉम्बिंग हुआ पाकिस्तान में, जो 23 सिविलियंस मारे गए हैं। अपोजिशन जो पाकिस्तान में जो अपोजिशन लीडर्स, उनका यही कहना है कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान मिलिट्री के द्वारा किया गया काउंटर टेररिज्म को खैबर पख्तूनख्वा एरिया में कम करने के लिए। अभी देखिए, मलेरिया केसेस दिल्ली में काफी ज्यादा बढ़ रही है। आप स्टूडेंट्स, और डेंगू भी हो रहा है। आप स्टूडेंट जो दिल्ली में रहते हो, यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो, स्टेट पीसीएस और अन्य एसएससी रिलेटेड एग्जाम का, आप ध्यान से रहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में इन सब बीमारियों से बच के प्रिपरेशन करना रहता है, क्योंकि पेरेंट्स वगैरह नहीं रहते हैं। हम लोग ज्यादातर टिफिन के थ्रू और होटल रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। और मच्छरदानी और ये जो ऑल आउट वगैरह यूज कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफी हेल्थ कंसर्न कंसर्न है। इसको हम लोग आप लोगों को मिलकर लड़ना है। और इस तभी हेल्थ हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ अच्छा रहेगा तभी तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। और नेक्स्ट न्यूज में आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों। बंगाल विल लूज 20,000 करोड़ जो जीएसटी रेट कट्स, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। वो कहते हैं कि जो डिसीजन लिया गया रेट 12% खत्म करने के लिए, 28% खत्म करने के लिए, 3 रेट्स रहेंगे नॉर्मली, और भी रहते पर नॉर्मली 5, 0 और 18% रहेगा। तो इसके बारे में ये कहना है ममता बनर्जी, जो कि बंगाल के सीएम है, कि ये जीएसटी कट से उनको रेवेन्यू में नुकसान होगा। और नुकसान हो भी सकता है, क्योंकि सप्लाई चेन मैकेनिज्म को देखना है। और ऐसा भी कहना है कि काफी जीएसटी वगैरह से जो कलेक्शंस हो रहे थे उसमें इम्पैक्ट होगा स्टेट गवर्नमेंट को लेके। पर इसमें अभी सेल को बढ़ाने से और कंसीडरिंग इंडियाज इकोनॉमिक सिचुएशन, यूएस टैरिफ्स और बाकी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन में जो टर्मोइल है, इजराइल हमास वॉर हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर होते रहे हैं, और यूरोपियन कंट्रीज में प्रोटेक्शनिज्म मैकेनिज्म आ रही है। और अभी ये यूरोपियन यूनियन का जो क्रॉस बॉर्डर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो मैकेनिज्म लेके आया, उससे भी इंडिया का एक्सपोर्ट में बहुत डिक्रीज होने की संभावना है। इसे देखते हुए हम लोगों को ये देखना है कि कैसे डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो कि एक प्रोटेक्शन है इंडिया के लिए, क्योंकि एज कंसिडरिंग इंडिया एज अ वास्ट ह्यूज पॉपुलेशन इंडिया, तो हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा। चलिए इसके ऊपर एक आगे हम लोग फिर भी डिस्कस करेंगे। बानू मुश्ताक, जो हम 3 दिन से डिस्कस कर रहे थे कि बानू मुश्ताक को दशहरा में रिबन कटिंग और बाकी इवेंट्स के लिए बुलाया गया था, पर उन्होंने उनके इस प्रोसेस के लिए पेटिशन फाइल किया गया था, जिसमें हाई को जो कोर्ट ने इसको मना, इसको पेटिशन पेटिशन को खारिज कर दिया।
और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि सेकुलरिज्म बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है। तो उन्होंने अभी ये इवेंट को इनॉग्रेट किया और मदर मदर चामुंडी का भी नाम लिया। उन्होंने ये कहा कि कोई भी बाहर का नहीं है, और कल्चरल फेस्टिवल है दशहरा, जो हर कोई मनाता है, इवन दूसरे रिलीजन के लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो दशहरा शुड बी कंसिडर्ड कल्चरल फेस्टिवल, नॉट ओनली एज काइंड ऑफ हिंदू फेस्टिवल। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट ने अभी एक ऑर्डर इशू किया है। उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल कास्ट बेस्ड रैलीज है, कास्ट को लेके अगर पॉलिटिसाइज पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, सिंबल्स में जैसे गाड़ी वगैरह में, बाइक वगैरह में, कार वगैरह में ऐसे कोई कास्ट का नाम लिख के वो आगे बढ़ते हैं, इससे उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलता है। तो इसके लिए ग्लोरिफिकेशन कर्व करने के लिए उन्होंने एक ऑर्डर किया है। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर को इसके लिए कुछ स्टेट्समेंट दिए थे। तो इसी को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है और बोला कि सेंटर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत जो भी अपने व्हीकल्स वगैरह को डिस्प्ले में कास्ट रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रमोट करेंगे, तो उनको उसी एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई की जा सकती है। आसाम बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में इलेक्शन हुआ, तो बीटी आर रीजन में हुआ, जिसमें 72% पोलिंग दिखा गया। तो वहां के लोग का इतना ज्यादा रिप्रेजेंट, इंडिया के लोकसभा इलेक्शन में भी इससे कम थे, काफी कम थे। तो 72% पोलिंग हुआ है बीटीआर रीजन में, तो ये अच्छी बात है। और लोगों का डेमोक्रेट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी इसे देख सकते हैं हम लोग वोट के को देखते हुए वो थोड़े एक्टिव हो रहे हैं। तो ये अच्छा एक सिग्नल है। देखिए बीटीआर रीजन है, अराउंड 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट में है, आसाम के जो भूटान के साथ टच होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, हाउस होल्ड स्पेंडिंग कैन बूस्ट द इकोनॉमी बट इट नीड्स अ जंप स्टार्ट। देखिए मैं इसके बारे में पहले भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने H1 वीजा के लिए जो कहा, और उन्होंने 50% जो ट्रेड टैरिफ इंडिया पे लगाए हैं, और वर्ल्ड सिचुएशन में देखिए इंडिया और यूएस में इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। यूएस एक मेजर इकोनॉमी है जिसके साथ इंडिया का एक लौता मेजर ट्रेड सरप्लस है, और बाकी चाइना के साथ काफी ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का, और बाकी कंट्रीज के साथ भी ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा है। तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ही इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। तो देखा जाए तो यूएस के जो ये मेजर्स है, इसको देखते हुए जो ये गवर्नमेंट का फैसला है 12 लाख तक टैक्स रिलीफ देना, और जीएसटी में ये 0.5 और 18 स्लैब रखना, बाकी सिन गुड्स पे ज्यादा करना, 0.8% 12 ये टैक्स को हटा देना, ये एक इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है। क्योंकि इंडिया ये देखिए पिछले 2-3 सालों में इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बार बार लिखा गया इंडिया को जो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और मेनली हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें बूस्ट देना है, तो ये टैक्स रिलीफ, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और पैसा आएगा और जब देखेंगे वो पहले से काफी ज्यादा सामानों का रेट गिर गया, तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करेंगे। देखिए अभी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में और सब्सिडीज वगैरह में और ये स्कीम्स में प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर पैसा देंगे तो घर बनेंगे, मार्बल लेंगे, मार्बल कम टैक्स में जाए, कम टैक्स लगेंगे तो लोग ज्यादा खरीदेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। क्योंकि जो फैक्ट्री वगैरह खुले थे उसको बनने के लिए लेबर जो इम्प्लॉयमेंट वो उसमें होता रहेगा। तो एक ये लूप की तरह है, एक या तो एक्सपोर्ट में हो, या इंडिया का हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। तो बहुत सारे रीजन है जिसके साथ इकोनॉमी बूस्ट बूम करती है। तो एक फैक्टर्स नहीं है, 3-4 फैक्टर रहते हैं। पर इंडिया में अभी जो सिचुएशन है, एक्सपोर्ट थोड़ा इंडिया का कम होने वाला है यूएस ट्रेड टैरिफ के साथ, और वर्ल्ड इकोनॉमिक टर्मोइल है, इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म यूएस यूरोप में हो रही है, और साउथ ईस्ट एशिया में भी सिचुएशन, इंडोनेशिया और बाकी कंट्रीज भी इंडिया को टक्कर दे रही है। तो अभी वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को अगर मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करनी है, अपनी सर्विस सेक्टर को भी बूस्ट करनी है, जो कि H1 वीजा से हैम्पर हो सकती है, डोमेस्टिक कंजम्पशन इंडिया बढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ में इंडिया को अपने स्किल्स वगैरह भी इनहांस करने पड़ेंगे, अपने सिटीजन्स के स्किल्स वगैरह भी इनहेंस करने पड़ेंगे, ताकि जो ब्रेन और स्किल्स उन्होंने यहाँ पे है उनका उनका अफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जाए वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया में चाइना देखिए 40%, मोर देन 40% अराउंड
वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग चाइना करता है, तो इंडिया को भी उसी रास्ते में चलना है। हालांकि इंडिया का इतना ज्यादा फास्ट नहीं होगा, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, डिसीजन काफी ज्यादा लोगों को देख के हुआ जाता है। चाइना एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें डिसीजंस गवर्नमेंट का वन वे होता है, जिसमें वो खुद भी डिसीजन लेती है। तो कई बार अगेंस्ट पीपल भी पॉलिसीज लिए गए, जिससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो होते हैं। तो इंडिया ऐसा नहीं कर सकती, तो इंडिया का अपने पेस में ग्रोथ करना है। पेस में ग्रोथ करने के लिए सब डिसीजन इंडिया को लेने पड़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ कि इंडिया कैपिटल एक्सपेंडिचर 30 to 35% हुआ पोस्ट पैंडेमिक में, और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हुआ, पर ग्रोथ रेट जो देखना चाहिए था अराउंड मोर देन 8%, जो इंडिया के टारगेट्स हुआ फील कर 6 to 6.5% की ग्रोथ हुए। और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी दो 2011 से देखा जाए तो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हैज नॉट क्रॉस्ड 80%। मतलब अगर कैपेसिटी और पोटेंशियल इंडिया का 100% है, तो 80% यूटिलाइज हो रही। तो इसको देखते हुए इंडिया को काफी ज्यादा अपना ट्रेड बूस्ट करने के लिए ये स्टेप्स नेसेसरी थे। तो ये कोई पॉलिटिकल मोटिव से ज्यादा ये इकोनॉमिक इनिशिएटिव है इंडिया का, अगर देखा जाए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए अभी यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये रिपोर्ट है, इसमें मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो सकता है। देखिए रूलर 3/4 मंथ रूलर मंथली एक्सपेंडिचर को ये टैक्स रेट इफेक्ट करेगी, जिससे उनका डिमांड बढ़ेगा। प्रीवियसली 56% थे, और स्टेट में जो है ये अर्बन एरियाज में अराउंड 2/3 इम्पैक्ट करेगी। तो ये गवर्नमेंट को स्किल लिखा है, ये सजेशन में स्किल इनहेंस करना पड़ेगा लोगों का। कंजम्पशन इज द ओनली ड्राइवर ऑफ लार्जली ग्लोबल फैक्टर से कोई इम्यून है, तो इंडिया कंजम्पशन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमेशा टॉप प्रायोरिटी है गवर्नमेंट का इकोनॉमी में, कंसीडरिंग द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। पीएचसी डॉक्टर्स देखिए हमने कब भी डिस्कस किया। देखिए हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स ना 2-3 दिन से कंटिन्यूअस आ रहा है। अब देखिए कल ऐसा बोला था कि प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ और टर्शियरी हेल्थ मिल के साथ काम करना चाहिए। अभी देखिए प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर्स ने उन्होंने ये कहा कि ये जो आर्टिकल है उनके हेल्थ से रिलेटेड है, कि कैसे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में उनका कोर्स उनको एट द कॉस्ट ऑफ देयर हेल्थ और एट द कॉस्ट ऑफ देयर रिसर्च टाइम ये किया जाता है। अगर एनालिसिस किया जाए लो मिडिल इनकम की सभी बहुत सारे जो उनके हॉस्पिटल डॉक्टर से उन्हें इमोशनल एग्रेशन हो जाए। सऊदी अरब में भी एक हेल्थ स्टडी किया गया, उसमें यही मिला कि उनका एग्रेशन हुआ है, इमोशनल और फिजिकल एग्रेशन। अभी भोर कमेटी ने राइटली इन्विजन किया था कि प्राइमरी हेल्थ केयर शुड रेस्ट ऑन प्रिवेंटिव सर्विसेज एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। प्रिवेंटिव सर्विसेज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में होना है। देखिए कोई भी अगर पॉलिसी बनाती है पीएस से रिलेटेड, तो ये एकदम टॉप लेवल पे नहीं, टॉप डाउन अप्रोच पे नहीं, ये एकदम उनके साथ लेके करना पड़ेगा। अगर प्राइमरी हेल्थ में जो काम करते हैं उनसे फीडबैक लिया जाए कि क्या क्या करना चाहिए, उनको भी एक स्टेक होल्डर बनाया जाए पॉलिसी बनाते वक्त, और सिस्टम्स को एक स्ट्रीमलाइन किया जाए। और डेटा कोई दे रहे हो, फिजिकल डेटा और डिजिटल डेटा मैच करे, ऐसा ना हो डबलिंग ऑफ डेटा हो। और ऐसा मैनी पावर स्ट्रक्चर और हर डॉक्टर्स को ओवरलोड नहीं करना है। पीएससी के डॉक्टर, प्राइमरी हेल्थ केयर के डॉक्टर है, वो ही हम लोग का बैकबोन है। क्योंकि इनिशियल लेवल पर डायग्नोसिस ठीक से हो, सबको अपना बीमारी का पता चले, तो सेकेंडरी टर्शरी में तो बहुत कम लोग रहेंगे। इनिशियल लेवल पर कई सारे बीमारी होती है, इनिशियल लेवल पे ही खत्म हो सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमें चीज, इसको ध्यान देने की बात है, ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड है। सेकेंडरी टर्शरी लेवल के डॉक्टर जो है स्पेशलाइजेशन लेते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर के डॉक्टर को सब कुछ देखना पड़ता है उनको। करंट लेवल पे जो हेल्थ क्राइसिस होता है उसको भी स्टडी करना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट अराउंड एवरी डे वो थाउजेंड्स लोगों को देखते हैं, अर्बन और रूरल एरियाज में देखा जाए। हिली एरिया में थोड़ा कम हो सकता है, पर मेट्रो सिटी में तो काफी ज्यादा देखते हैं। इसको देखते हैं हम लोग को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, और पीएससी के डॉक्टर्स की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी ध्यान दें, उनको एक प्रॉपर टाइम भी देना चाहता है कि रिसर्च कर सके, और ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना है, फैसिलिटीज उनको दे देना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी हम लोग ऊपर लेवल पर डिसीजन कुछ करें और नीचे लेवल पे ऐसे कुछ, प्रॉपर एक मैकेनिज्म होना चाहिए। इसी ऊपर राइटर ये लिखते हैं, रेजिलियंट मैकेनिज्म होना, रेस्पॉन्सिव मैकेनिज्म होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अभी आपको पता होगा कि मोदी गवर्नमेंट, आदरणीय मोदी गवर्नमेंट के रूल में काफी ज्यादा आयुष को प्रमोट किया गया है। ट्रेडिशनल मेडिसिन का ये जो रोल है, इंडिया योगा कैपिटल भी कहा जाता है। इंडिया योगा सिखाती है वर्ल्ड को, और वर्ल्ड में भी ट्रेडिशनल मेडिसिन का अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ गई है।
और इंडिया का भी देखिए इसमें ऐसा डेटा कहती है कि अराउंड 92,000 माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस इसमें इन्वॉल्व है। मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू 1.37 लाख करोड़ हो गई, आके ओनली अराउंड 21,697 करोड़ से ह्यूज जंप मिला है ओनली अराउंड 10 इयर्स में। तो ये गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव कहना है, उन्होंने जिस लेवल से प्रमोट किया आयुष को और मैकेनिज्म को, तो इसको एक गवर्नमेंट को हम लोग को प्लस पॉइंट प्लस उनको हम लोग को कंग्रेचुलेट उनको ये पॉजिटिव देना है सिग्नल, उन्होंने इस पे अच्छा काम किया है अराउंड। और वर्ल्ड भी इनसे सीखती है। अराउंड 150 कंट्रीज में इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हर्बल प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, 1.54 बिलियन डॉलर्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व्स का भी लाने का काम कर रही है। अवेयरनेस, इंडिया ये सॉफ्ट पावर है, वर्ल्ड लेवल में सॉफ्ट पावर में आयुर्वेद कैपिटल माना जाता है। इससे लोग बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया एक उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा। सॉफ्ट पावर काफी ज्यादा काम आती है वर्ल्ड लेवल पे, कि इंडिया का यूएन लेवल, जनरल असेंबली लेवल और बाकी जगह में वोटिंग में इंडिया को अगर सपोर्ट करना है तो सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। आगे हम लोग इस पे ध्यान देते थे पर अभी कुछ ज्यादा हो गया है। ओवरसीज प्रवासी भारत दिवस, बाकी फॉरेन इंडिया के जो ओवरसीज एनआरआई है, उनका भी अभी हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं वो सॉफ्ट पावर प्रमोट करने के लिए। इंडिया एज अ कल्चरल कैपिटल क्यूजीन्स में वर्ल्ड इंडिया जानती है कि क्यूजिन स्पाइसेस में इंडिया फेमस है, तो इसको आगे और प्रमोट करने की जरूरत है हम लोग को। देखिए ये राइटर कहते भी है, कन्वर्जेंस ऑफ एंशिएंट विजडम विद मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोजीशंस ट्रेडिशनल मेडिसिन की रोल टू प्ले इन ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर। नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर में भी इंडिया एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। इंडिया एक विश्व गुरु भी बन सकती है ट्रेडिशनल मेडिसिन के थ्रू। तो इंडिया में कैपेबिलिटी है, हम लोग आगे बनेंगे भी इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांस पीपल डिजर्व बेटर। आपको पता होगा कि ट्रांस पीपल को अभी थर्ड जेंडर का क्राइटेरिया दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए डिसीजंस लिए गए थे। अभी पहले एक डिसीजन था जिसमें नालसा जजमेंट थी, नवतेज सिंह जोहर केस था तो जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, उसी के साथ ट्रांस पीपल को भी देखा गया था। ट्रांस पीपल में भी अभी ट्रांसजेंडर पीपल में एक स्टिग्मा है, लोग वो देखते हैं, उनको एक पर्सनल करेज और सिस्टमेटिक सपोर्ट दोनों की जरूरत है। करेज तो होना चाहिए और पर सिस्टमेटिक सपोर्ट। सोसाइटी ऐसा है कि ट्रांस पीपल कहीं जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। बचपन में स्कूल में वो स्कूलिंग बचपन में छोड़ जाता है, पेरेंट्स उनको छोड़ देते हैं, सड़क में पैदा होते हैं। हेल्थ सोसाइटी मार्जिनलाइज कम्युनिटी में देखा जाता है, कुछ भी करे उनको कई एंगल से सपोर्ट नहीं मिलता है। अपलिफ्टमेंट, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट, सारा सबके लिए उनके लिए हम लोग को काम करना चाहिए। देखिए पॉलिटिक्स में अगर इन लोग अगर कई अभी जैसे आपको पता होगा कि पॉलिटिक्स में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रोल दिया गया है, एआईडीएम के गवर्नमेंट में भी ऐसा है, उन्होंने किया है ऐसा। पर ऐसा नहीं है कि देखिए पॉलिटिक्स में इंक्लूजन करने से कुछ हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग में भी उनको रोल दो। हर एक पॉलिसी अगर बनाया जाता है जनरल और फॉर ट्रांसजेंडर पीपल के लिए, उनका स्टेक रोल होना चाहिए। क्योंकि कोई रूल अगर बाकी लोग बनाते हैं तो उसमें एक कम्युनिटी के पैसिव के फॉर्म में देखा जाता है, पर वो अगर कम्युनिटी उसमें स्टेक होल्डर बन के आती है तो उनके एक्टिव रोल भी देखा जाता है। हमें ट्रांसजेंडर को प्रमोट, उनके डिसीजन मेकिंग में उनको प्रमोट करना चाहिए, उनका स्टेक्स हमें देखना चाहिए। देखिए पॉलिसी इज नॉट पेपर वर्क, पॉलिसी इज लाइफ। पॉलिसी एक आदमी का लाइफ भी डिसाइड होता है। देखिए जेंडर माइनॉरिटीज को वुमेन करना है, फैब्रिक पॉलिटिकल डिबेट में उनको साथ देना है, पॉलिटिकल डिबेट में उनका एंट्री कराना है सिंसियरिटी के साथ में, और यही होगा असली जस्टिस देने का। देखिए रॉल्स एक कहती है, रॉल्स एक पॉलिटिकल साइंस का थिंकर है, वो बोलते हैं अगर एक आदमी जिसका हाइट छोटा हो, अगर मैच वो नहीं देख पा रहा तो उसको टूल दो, टूल में खड़ा होकर वो देखेगा मैच, ताकि बराबरी लेवल पे लेके आओ, बड़ा हाइट और छोटा और बड़ा एक लेवल पे लेके आओ, फिर तो बात बनेगी। ऐसा कैसे, अगर उसको कभी टूल दिया नहीं, वो देख नहीं पाएगा, फिर कैसी बराबरी, फिर किस लेवल का कंपटीशन। वो कंपटीशन वेक कंपटीशन है, वो एक पार्शलिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रियलाइजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ जीएसटी रिफॉर्म्स। जीएसटी रिफॉर्म में डिस्कस किया काफी ज्यादा कि उससे क्या हो सकता है। देखिए इसमें मेनली इज राइटर्स आर्टिकल आंध्र प्रदेश एक स्टेट के एंगल से देख रही है, जिसमें कह रही है कि सीमेंट इंडस्ट्री में बूस्ट मिलेगा क्योंकि इससे जीएसटी रेट 18% हो गया है, और कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में इसका इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल सकता है।
अब ग्रेनाइट मार्बल और सैंड लाइम ब्रिक्स में 5% हो गया, आगे 12%, तो एक बहुत अच्छी बात है। कंस्ट्रक्शन एक्टिव 5 की प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन रहे हैं, उसमें ये सब रोल यूज होता है, तो घर भी बनेंगे तो ये बूस्ट कर सकती है। देखिए अभी एक पार्लियामेंट्री आंसर क्वेश्चन का आंसर दिया गया, जिसमें बताया गया कि द कंप्लीशन रेट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना इन लास्ट 5 इयर्स ओनली 35%, मतलब 65% काम ऐसे हैं जो कंप्लीट ही नहीं हुए। ये सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों होता है? 10 जीएसटी रेट कट्स मैक्रो लेवल फाइनेंशियल इंसेंटिव है, पर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन तभी होगा स्टेट्स रीजनल लेवल पे, अगर ग्राउंड पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जीएसटी कट का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड में होता है और पॉलिसी मेकिंग मैक्रो लेवल पे है। मैक्रो लेवल पॉलिसी में अगर इफेक्टिव रोल ग्राउंड में देखा जाए तभी उसे सक्सेसफुल पॉलिसी माना जाता है। तो जीएसटी जो ये कट हुआ, इसका मेजर रोल क्या होने वाला फ्यूचर में हम लोग देख सकते हैं, कुछ हो सकता है, पर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन और पासिंग ओवर ऑफ दिस रेट्स टू द एंड कस्टमर, तभी इसको हम इसको आउटकम हम लोग मेजर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें ये लिखा है कि जीएसटी रेट हैंडीक्राफ्ट्स में कम किया 12% 5% किया जाए, तो कैसे आर्टिशंस को प्रमोट किया जा सकता है, उनके वर्क्स को प्रमोट किया जा सकता है। जीएसटी 5% है। और देखिए फार्मर्स में भी अगर फेस्टिव फर्टिलाइजर, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया में अगर जीएसटी 12% 5% हो गया, ये भी एक बूस्ट दे सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें यही कुछ लिखा हो, दीपावली गिफ्ट तो इसको आगे बढ़ते हैं दोस्त हम लोग। H1 वीजा न्यू 1 lakh डॉलर एंट्री कॉस्ट, व्हाई यंग इंडियन वुमेन आर मोस्ट एट रिस्क। ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेके H1 वीजा में 1 लाख डॉलर की सबसे ज्यादा इफेक्ट वुमेन को होने वाली है, क्योंकि अभी ये जो डेटा है दोस्तों, ये एक चार्ट है। चार्ट में आप देखिए कैसे पहले इनिशियल एम्प्लॉयमेंट में लोग का रेशियो और करंट एम्प्लॉयमेंट में कितना रेशियो है, तो वुमेन का अभी देखा जा रहा है कि रोल वहां पे बढ़ रही है, वुमेन का रोल। और ये रोल को बढ़ते देख हम लोगों को वुमेन के लिए ऐसा काम करना चाहिए कि ये ऐसा ना हो, उनको माइग्रेशन और अपॉर्चुनिटीज में उनको बढ़ावा देना चाहिए। पर गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है, इससे वुमेन को ही ज्यादा इफेक्ट, क्योंकि जो लेस देन 1 लाख डॉलर कमाने वाले जो एम्प्लॉयज है मैक्सिमम वुमेन है, मैक्सिमम मेल और एम्प्लॉयज है, उनका सैलरी मोर देन 1 लाख डॉलर है। तो इसमें रिटेनिंग पावर वुमेन का ज्यादा है, मेल का ज्यादा, और ज्यादा दिन से वहां रह रहे हैं जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो काफी 5 साल 4 5 से पहले रह रहे हैं, उससे पहले वाले लोग हैं, वो भी मेल ही ज्यादा है। तो एंड मूवमेंट में क्या होगा, इसका जो आफ्टर मैथ इफेक्ट है, जो वुमेन को इफेक्ट करने वाली है, तो ये सोचने वाली है बात है दोस्तों। देखिए कोई इफेक्ट वर्ल्ड लेवल पे इफेक्ट कोई पॉलिसी बन रही है और उसका मेजर ट्रिकल डाउन इफेक्ट वुमेन को देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इंडिया यूएस से कौन इंपोर्ट क्यों नहीं कर रही है, ये एक मेजर कंसर्न है। इवन ये जो ट्रेड टैरिफ वॉर चल रहा है इंडिया और यूएस में, इसमें एक कौन भी एक बहुत बड़ा एंगल है, जिसमें देखिए मैं आपको एक बताता हूँ कौन कैसे बड़ा एंगल है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन वोट बैंक है वो मिडल यूएसए है, और मिडल यूएस किस में ज्यादा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, कॉर्न और सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है। और डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि हिलरी क्लिंटन और इस बार जो रिप्रेजेंट कर रही थी, तो उसमें उनका जो वोट बैंक है वो मेजरली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो कि कैलिफोर्निया रीजन में है होता है। तो यार ये एग्रीकल्चरल सेक्टर भी है, तो ये कैसे, मतलब आप लोगों को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कैसा रोल है, इसको भी देखने की जरूरत है। हम लोग नॉर्मली इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको इस बताता हूँ कैसे ये ऐसा हो रहा है। देखिए इंडिया अगर कौन यूएस से ना ले रहे हो, इसका इसको लिखा भी देखिए इंडिया का अभी जो ऑयल पेट्रोलियम पेट्रोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेट्रोल में जो E20 फॉर्मूला लगाया है, जिसमें 20% इथेनॉल का यूज है। वो इथेनॉल कैसे बनता है, बैगेसी से बनता है, मोलेसेस से बनता है, कॉर्न वगैरह जो अम, का यूज होता है इथेनॉल में। यूएस का कॉर्न इंपोर्ट करना इंडिया को चाहिए था, तो इंडिया ऐसा क्यों नहीं किया। ऑलमोस्ट 60% जो इंपोर्ट होता है वो म्यांमार और यूक्रेन से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों है? तो देखिए इसमें ऐसा है, इसमें एक इंडिया पद कहती है कि जीएम जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट बीटी कॉटन। तो जेनेटिकल में यूएस का जो कौन है वो जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप है,
इनफैक्ट इंडिया ने जीएम, ब्रिंजल और मस्टर्ड को भी परमिशन नहीं दिया है, वो भी अभी होल्ड पे है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उनपे। तो कौन को एंट्री देना एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया यूएस स्टेट? तो ऐसा हुआ नहीं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का मेजर कंसर्न था, क्योंकि वोट बैंक का भी सवाल है। देखिए दोस्तों, कैसे वर्ल्ड लेवल का पॉलिटिक्स रीजनल लेवल पे अफेक्ट करती है, हमने देखा। क्योंकि यूएस आउट ऑफ 350 मिलियन टन्स ऑफ कॉर्न प्रोडक्शन, ईयरली कॉर्न प्रोडक्शन, 45 मिलियन टन्स तो एक्सपोर्ट करती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है वन लाइनर न्यूज। आपको पता है कि जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज तो सबको जजमेंट देती है, पर उनको जज का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कौन कौन करे? और हाई कोर्ट में जो अभी एक केस हुआ था, काफी बोरा भर के पैसा पकड़ा गया था, तो वैसे जजों का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कौन करे? इसको देखते हुए एक जस्टिस कांत ने ऐसा बोला है, परफॉर्मेंस भी किया जाए असेसमेंट जजेस का। देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या कहना, आपका ओपिनियन का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये ओपन स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमित शाह ने कहा कल, ये वन न्यूज है, 2 माइल्स लेटर कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कदड़ी सत्यनारायण रेड्डी, जिनके ऊपर अराउंड लाखों इन लैक्स में प्राइस था उनके ऊपर, तो कल मारे गए छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बाउंड्री में। इसमें इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स का रोल था। केरला गवर्नमेंट ने अभी अनवील किया है नोरका केयर, जो फॉरेन में रहते हैं मलयाली डायस्पोरा, उनके लिए एक हेल्थ कवरेज इंश्योरेंस स्कीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीपल गैदर ड्यूरिंग कार्तिक, सोनम वांगचुक ने 35 दिन का फास्ट डिक्लेयर किया है, तो उसके सपोर्ट में काफी ज्यादा लोग वहां जमा हो रहे हैं, तो ये एक न्यूज है। आगे देखते हैं। उनका कल मैंने बताया था 4 डिमांड्स है, लद्दाख एक स्टेट कर देना, और लोकसभा में सीट्स, गवर्नमेंट करप्शन कम करना, गवर्नमेंट सीट भरना, और एक दो जजमेंट, एक फोर डिमांड्स है, उनको पूरा करना है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर वो 30 mg पर लीटर ज्यादा हो जाए, तो उसका प्रायोरिटी 1 एरिया अंडर पीआरएस, पॉल्यूटेड रिवर साइट कहते हैं हम लोग। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर साइट है, जो अराउंड 54 है, केरला में 31 है, और मणिपुर और मध्य प्रदेश में 18 है, कर्नाटक में 14 है। देखिए, पर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रायोरिटी 1 पीआरएस एरिया है, जिसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड काफी ज्यादा है। प्रायोरिटी 1 एरिया पीआरएस एरिया, पॉल्यूटेड रिवर साइट होना काफी, ये एक चिंताजनक सवाल, चिंताजनक विषय है। देखिए, ये पॉल्यूटेड रिवर स्टेज जितना होता है, वहां पे रिवर का एक्युमुलेशन होगा, काफी ज्यादा मलेरिया मच्छर वगैरह तो वहीं से होंगे, सैनिटेशन ड्राइव नहीं होगा अच्छी तरह से। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि रिवर को एक फ्लो में रहना चाहिए, और रिवर जब फ्लो होगा, वो एकदम क्लीन होना चाहिए, अपना वेस्ट को और इसमें पॉल्यूशन कम करना चाहिए। इतना होने के रीजन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और इन प्रॉपर सैनिटेशन वगैरह है, तो उसको देखने के लिए फिश वगैरह भी, जो वहाँ पे इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, उनको भी डिस्ट्रक्शन होता है। तो वाटर पॉल्यूशन भी एक मेजर कंसर्न, उसे एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि वाटर से रिलेटेड काफी ज्यादा डिजीज का रीजन भी वाटर है। तो इसको कर्व करेंगे तो एक हम लोग ये कर्व करने की जरूरत है, जो कि बहुत नेसेसिटी है। देखिए दूसरा न्यूज है, इंडिया ने आपको कल मैंने बताया था कि वो MiG-21 डिसमेंटल करने की बात शुरू हो गई है, अब वो एंड ऑफ लाइफ में आ गई है, और उसके बगैर में तेजस एयरक्राफ्ट उसको रिप्लेस करेंगे। पर देखते हुए साथ में नेवल स्ट्रेंथ इंडिया का 200 वारशिप्स और सबमरीन्स 2035 में इंडिया का एम है। देखिए, अभी जो वर्ल्ड लेवल पे सिनेरियो है, वो अभी ऐसा भी मानते हैं कि मैकिंडर महान डिबेट है, आपको सुना होगा, जिसमें दोज हु विल रूल द कॉन्क्वेर द ओशन विल कॉन्क्वेर द वर्ल्ड, ऐसा कहते हैं। और आने वाला जनरेशन कंसीडरिंग चाइनाज नेवल फ्लीट, यूएस नेवल फ्लीट, और इंडिया का जो इंडियन कंसीडरिंग द पाइवटल पॉइंट ऑफ द इंडियन ओशन, India can play a major role as security, and India can play a role of security and growth of all in the region, especially Indian Ocean region. India acts as a net security provider in the region, in the Indian Ocean region, and all its neighboring countries.
और चाइना को कर्व करने के लिए, सिंस चाइना इज एग्रेसिवेटेड, इन ऑर्डर टू कर्व चाइना, इंडिया कैन प्ले मेजर रोल. इंडिया decides the hegemony of major powers in the Indian Ocean region and supporting oceans. इसीलिए इसको देखते हुए नेवल पावर इंडिया को बढ़ाने की जरूरत है, जो सबमरीन्स और वारशिप्स इंडिया को बढ़ाना है. इनफैक्ट न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स, वारशिप्स बनाना है. वारशिप ऐसे बनाना काफी ज्यादा एयरक्राफ्ट वो होल्ड कर सके. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग. अभी आपको पता होगा कि फिलीपींस में एंटी ग्राफ्ट प्रोटेस्ट चला था, नेपाल में जेएनजी प्रोटेस्ट चला, फिलीपींस वर्ल्ड लेवल पता नहीं क्या हो रहा है दोस्तों. अभी बहुत सिचुएशन खराब है, टर्मोइल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. फिलीपींस में भी एंटी ग्राफ्ट और नेपाल में भी एंटी ग्राफ्ट प्रोटेस्ट था, जेएनजी प्रोटेस्ट था. श्रीलंका में मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस. बांग्लादेश में शेख हसीना गवर्नमेंट टॉपल कर दिया गया. और उसके बाद म्यांमार में भी सिचुएशन रोहिंग्या कम्युनिटी का काफी ज्यादा खराब है, और वहां पे भी आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है और आंग सान सू की को भी रिप्लेस कर दिया है. और सिचुएशन पाकिस्तान में भी बलूचिस्तानी स्ट्राइक्स और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इस दिक्कत वाली बात है. अफगानिस्तान भी अभी तालिबान ने टेक ओवर कर दिया है. ईरान में भी प्रॉब्लम है, इसराइल में, पूरा वेस्ट एशिया एक प्रॉब्लम में जकड़ा हुआ है इसराइल हमास वार से. रशिया यूक्रेन वार मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस है. रशिया और जिसमें रशिया भी काफी ज्यादा अपने रिसोर्सेज खो चुका है, और यूक्रेन का भी काफी ज्यादा एरिया को रशिया ने ऑक्युपाई कर लिया है. देखिए ये वर्ल्ड कहाँ पे जाएगा कोई नहीं जानता, पर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है अगर सही से देखा जाए. वर्ल्ड लेवल में कोई ऐसा जगह दिख नहीं रहा जिसमें सिचुएशन खराब हो. इवन यूरोपियन कंट्रीज, जो एक समय बोला जाता कि ये ग्लोबलाइजेशन का प्रतीक है, वर्ल्ड लेवल में वो प्रमोट करते थे ग्लोबलाइजेशन, वाटरलेस वर्ल्ड, वाटरलेस इकोनॉमी. पर अभी वो भी प्रोटेक्शनिज्म कह रहे हो. येलो वेस्ट मूवमेंट, ब्लैक लाइव्स प्रोटेस्ट मूवमेंट यूएस, मेक्सिको में ड्रग कार्टेल, और पूरा कैरिबियन आइलैंड में वेनेजुएला में क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस है. तो कहीं ऐसा जगह मिल ही नहीं लगा क्राइसिस ना. अफ्रीकन कंट्रीज में दुनिया भर का ये गवर्नमेंट टॉपल कर दिया गया. तो सिचुएशन बहुत ही खराब है दोस्तों. बाहर से अच्छा लगता है पर अंदर वर्ल्ड लेवल पे बहुत कुछ चल रहा है. तो आगे बढ़ते तो इतना ज्यादा आगे बढ़ते हम लोग. प्लान टू कंस्ट्रक्ट 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एट तेहरान 6 टू रीच 20 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2040. देखिए ईरान एक न्यूक्लियर पावर फॉरवर्ड कंट्री बनने की कोशिश कर रहा है, जिसमें 90 मोर देन 90% इन्वेस्टमेंट कर लिया है. रशिया के पास अभी गए गए थे इंडिया के ईरान के ऑफिशियल्स, उन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि 20 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी वो बनाना चाहते हैं बाय 2040. अभी व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा कहा कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2010 में जो साइन किया था, अभी जो लास्ट टाइम उन्होंने ट्रीटी हट गए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग इसको और एक साल एक्सटेंड करते हैं 2026 के आसपास, और उसके बाद एक साल के आसपास जो पीरियड है. उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया. ये एक अच्छा सिचुएशन, क्योंकि न्यूक्लियर वार और प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करने से वर्ल्ड सिचुएशन इम्बैलेंस होता है. एक अगर प्रोलिफरेट करता है, दूसरा भी चाहता है कि मेरे पास भी न्यूक्लियर बम. मान लीजिए आपका एक पास में कंट्री है, वो न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेट किया जा रहा है, और सामने वाला कंट्री का आप भी करेंगे ना, तो इससे एक वर्ल्ड में एटमोस्फेयर बनता है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जितना ज्यादा हो, उससे वर्ल्ड सिचुएशन बहुत खराब हो. न्यूक्लियर ऐसा पावर है, न्यूक्लियर जो अगर मिसाइल वगैरह छोड़े जाते हैं उस कंट्री खत्म हो जाता है, वो देश ऐसे कैसे बचेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो फ्रांस अदर कंट्री उन्होंने पैलेस्टाइन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने की बात की. कल मैं भी आपको कहा था. लेकिन चाइना अभी ये साउथ नॉर्थ फिलीपींस एरिया में टाइफून रगसा आया है. टाइफून रगसा एक कंसर्न है, जिसमें चाइना ने अपने एरिया से वो बॉर्डरिंग एरिया 4 लाख सिटीजन को रिप्लेस किया है. चलिए दोस्तों आज का टॉपिक, लास्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग कि फिजिक्स ऑफ लाइट बेस्ड कंप्यूटर. देखिए अब कंप्यूटर में हम लोग देखते थे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज, हार्डवेयर का यूज किया. कभी हमने देखा नहीं कि ऑप्टिकल कंप्यूटिंग का प्रोसेस यूज कर रहे हैं, पर अभी ऐसा कर रहे हैं लोग. पर ऐसा ऑप्टिकल कंप्यूटिंग में क्या होता है ना दोस्तों, कि फोटोन्स जो कि मोर देन एनी लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड. तो वेलोसिटी लाइट 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करते हैं. उससे अगर इंफॉर्मेशन भेजते तो काफी ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भेजा जा सकता है, एफिशिएंट इंफॉर्मेशन होगा. पर इसका यूज अगर एआई में कैसे किया जाए, इसको देखने एक्सप्लोर करने की बात है. क्योंकि जैसे आपको पता है कि एक थोड़ा जटिल सिचुएशन है. जैसे फोटो अगर ऑप्टिकल कंप्यूटिंग करते हैं तो आपकी दो लेवल, एक लीनियर लीनियर
और वे है और एक नॉन लीनियर वे है। लीनियर वे में क्या रहता है ना, अगर जैसे मीडियम पास है, ग्लास वाटर से पास किया जाए तो लीनियर वे है। पर अगर लाइट पास करती है जब लाइट पल्सेस पास करते हो जो बहुत इंटेंस हो, एक्सट्रीम लाइट पल्स हो, तो उनसे पावरफुल लेजर इमिट होता है। पावरफुल लेजर जब इमिट होता है तो जो पहले लीनियर व्यू दे रहे थे, लीनियर विजाम में दे रहे थे, जब मीडिया से पास वो एक अलग रेस्पॉन्स देंगे। और इन्हें अलग रेशो से नॉन लीनियर एग्जाम कहते हैं। तो अलग रेशो से एआई में इसका रोल कैसे होगा? तो ये आगे का रिसर्च हम लोग, ये रिसर्च चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे। तो इसका आगे फ्यूचर क्या होगा हम लोग देखेंगे, अगर फ्यूचर डिस्कशन किया जाए। इसके बाद डिस्कशन करेंगे तो एंडलेस डिस्कशन है, तो ले इसमें इसमें रोकते हैं हम लोग। और उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा। देखिए दोस्तों, ये लेक्चर काफी ज्यादा मेहनत और रिसर्च के साथ हम लोग बनाते हैं, और मेहनत बहुत है इसमें, और फास्ट एक्सपीरियंस मल्टीपल एग्जाम्स निकाल के आप लोगों के लेक्चर बना रहे हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से फॉलो करिएगा और इसके वेरी इंपॉर्टेंस को समझिएगा। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हुआ कि टॉपिक ही ऐसे थे कि अब बहुत सारी चीजें हम लोग को बताना पड़ा, क्योंकि विदाउट नॉलेज कुछ नहीं हो सकता। और इसको लेक्चर में आप देखेंगे, आपको वास्ट डिफरेंस आएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।